Hello, dear learners. How are you all? I hope you are all doing good. I am your social studies educator. My name is Yashvi. In today's class, we will learn about resources. So, our chapter name is resources. Let us start this chapter. So in this chapter, first we will learn about what is resources. If I talk about resources, होती क्या है? Resources ऐसी चीज होती है जो हमारी डे टू डे लाइफ में यूज हो रही है, जिसका कोई यूटिलाइजेशन है, जिसका कोई महत्व है, वो सारी की सारी चीजें रिसोर्सेज के अंदर आती है. इफ आई टॉक अबाउट द थिंग्स विच इज technologically accessible, economically possible and culturally acceptable, name as resources. The air we breathe, the water we drink, the food we eat, all are the resources. अगर यही resources नहीं हुए तो we can't live without the resources. So resources also categorized in human resources. If I talk about, and other one is the natural resources. First we will discuss about natural resources. Natural resources क्या होते हैं? नेम से ही पता चल रहा है, वो resources जो नेचुरली अवेलेबल है, जो नेचर ने हमें दी है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है हमारे इन्वायरमेंट में, हमारी अर्थ में. फॉर एग्जाम्पल द एयर, द वाटर, द सॉइल, ये हमारी नेचुरली हमें मिल रही है, तो वो नेचुरल रिसोर्सेज हो गई. इफ आई टॉक अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज में भी टू टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज एंड अबायोटिक रिसोर्सेज. बायोटिक नेम सजेस्ट जिसमें जो लिविंग थिंग्स है, जो लिविंग, जैसे अगर हम बात करें, हमारे फ्लावर्स हैं, एनिमल्स हैं, ऑल आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जो लिविंग थिंग्स है वो बायोटिक रिसोर्सेज में कवर होती है. अगर और हम बात करें अबायोटिक रिसोर्सेज, वो चीज़ें, वो रिसोर्सेज जो नॉन लिविंग थिंग्स, the resources including all those things which are composed of non-living things. जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप सोचें नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, अगर हम अपने सराउंडिंग जितनी भी चीज़ें देखें, मुझको छोड़ के, वो सारी अबायोटिक रिसोर्सेज में आ जाएगी. चाहे वो एक वाटर बॉटल हो, चाहे वो आपका टेबल है, ऑल दीज आर द अबायोटिक रिसोर्सेज. इफ आई टॉक अबाउट लोकलाइजेशन, लोकलाइज्ड रिसोर्सेज. लोकलाइज्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं? वैसे रिसोर्सेज जो हमारे एक स्पेसिफिक प्लेस में मिलते हैं, वो सारे के सारे लोकलाइज्ड रिसोर्सेज होते हैं. फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, ये एक पर्टिकुलर एरिया में ही हमें मिलेंगे, तो वो होते हैं लोकलाइज्ड रिसोर्सेज. ये हम कैटेगराइजेशन देख रहे हैं रिसोर्सेज की. जैसे नेचुरल रिसोर्सेज हमने पहले पढ़ा, नेचुरल रिसोर्सेज की अलग अलग कैटेगराइजेशन है, जैसे बायोटिक है, अबायोटिक है, लोकलाइजेशन रिसोर्सेज है. फिर अगर हम बात करें रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, रिन्यूएबल नेम सजेस्ट क्या है? ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे द रिसोर्सेज दैट कैन बी रिप्रोड्यूस और रिन्यू और फिजिकली और केमिकली प्रोसेस से, मतलब जो कभी खत्म नहीं हो सकते. ठीक है, उसको हम बात करते हैं रिन्यूएबल, जिसको हम बार बार रिन्यू कर सकते हैं. ठीक है, वो सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज है. आजकल आप देख रहे हैं जो भी हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, वो अगर हम बात करें हमारे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सारे रिन्यूएबल सोर्सेज है. एक तो ये हमारे हमको कभी भी खत्म नहीं हो सकते एक तरीके से. ठीक है, और इसको हम फिर से रिन्यू कर सकते हैं. एग्जाम्पल्स हम बोले, सोलर एनर्जी, एयर, वाटर, एज वेल एज प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ये सारे के सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं. फिर इसी के ऑपोजिट हो जाएंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. द रिसोर्सेज दैट टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू रीजनरेट, दैट मीन्स दे आर नॉट, वो रिसाइकल, मतलब वो फिर से नहीं आ सकते. एक बार वो खत्म हो गए तो हो गए, वो हम फिर से नहीं उसको कर पाएंगे. जैसे अगर हम कोल बोले, पेट्रोलियम बोले, ऑल दीज आर द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ठीक है, वो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जो हमारे पास लिमिटेड है. पर जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो हमारे पास लिमिटेड नहीं है. फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी किससे मिल रही है? सन से मिल रही है, जो वो हमारे कोई लिमिटेड नहीं है. सनलाइट इज एवरीवेयर, सो वी कैन मेक बेस्ट आउट ऑफ इट फॉर दैट. तो वो होते हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. आई होप this much is clear to you. If I talk about actual resources, actual resources क्या होते हैं? Actual resources are those resources whose location and quality are known. Actual resources मतलब
उनका पता रहता है कि वो कहाँ पे मिलने वाले। जैसे अगर एक बात करें छोटा नागपुर प्लेट्यू, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे डेक्कन प्लेट्यू में एक एरिया है झारखंड साइड में, वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, बहुत सारी रिसोर्सेज अवेलेबल है। सो एक्चुअल रिसोर्सेज में आएंगे potential resources क्या होंगे? We do not have sufficient knowledge of them or we do not have technology to exploit them at present। मतलब potential मतलब उसकी potential है कि वो मिलते हैं, बट अभी तक हमें वो हमारे पास उसकी सफिशिएंट नॉलेज नहीं है, हम बात करें, या फिर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको अभी तक ढूंढ नहीं पाए। जैसे अभी भी बहुत सारे आपने देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे चलते रहते हैं जिसमें हम बहुत सारे मिनरल्स और रिसोर्सेज को फाइंड करते रहते हैं आर्कियोलॉजिकल साइट्स में, आपने देखा होगा। तो ऐसे ऐसे रिसोर्सेज हमारे फाइंड होते रहते हैं जो अभी तक नहीं हुए हैं फाइंड, बट इन फ्यूचर उसकी पॉसिबिलिटीज है कि वो फाइंड हो जाए। So we may be able to utilize these resources when we develop more advanced technology। As we know, अगर टेक्नोलॉजी एडवांस होगी देन वी कैन एबल टू एक्सट्रैक्ट ऑल दीज रिसोर्सेज फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। देन इफ आई टॉक अबाउट ह्यूमन रिसोर्सेज, हम ये कैटेगराइजेशन देख रहे हैं बहुत सारी। हमने क्या क्या देख लिया अभी तक रिसोर्सेज में, जिसमें हमने देखा था बायोटिक रिसोर्सेज, अबायोटिक रिसोर्सेज, एक्चुअल रिसोर्सेज, फिर हमने देखा था पोटेंशियल रिसोर्सेज, फिर हम देख रहे हैं ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है। People are the greatest and important resource of our country। हम लोग एक रिसोर्स है, हम अपने कंट्री को आगे डेवलप कर रहे हैं, हम आगे अपने कंट्रीज को लेके जाएंगे, तो हम अपने कंट्री के लिए एक रिसोर्स है। बिकॉज एजुकेट एंड स्किल पीपल हेल्प इन आ रैपिड डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। हम जैसे ही लोग, जो हमारे जैसे ही लोग जो एजुकेटेड है, जो स्किल है, वही अपनी कंट्री को आगे लेके जाएंगे, आगे उनको डेवलपमेंट करेंगे। फिर अगर हम बात करें, द पीपल ऑफ द कंट्री हैव द एबिलिटी टू एड वैल्यू टू रॉ रिसोर्सेज एंड कन्वर्ट देम इन द यूजफुल रिसोर्सेज। हमें पता है, देखिए हमारे आज के टाइम पे बहुत सारे इनोवेशंस हो रहे हैं। हु डू दिस इनोवेशंस? वी आर द पीपल्स। बिग बिजनेस आर सेटअप्स इन आवर कंट्री, सो हु डू ऑल दीज थिंग्स? वी एज अ पीपल डू ऑल दीज थिंग्स, सो वी आर द human resource for our country। Then we talk about next thing, human made resources। Human made resources, name suggests that the resources that is made by the human beings, that we build it। Human resources are created by humans using their knowledge and expertise to produce things। As we know nowadays, different dams, different roads, different lots of technologies are coming in nowadays, lots of advanced technologies are coming, so all these things will be covered in a human made resources। ये कौन बना रहा है? ह्यूमंस ही बना रहे हैं। अगर हम बात करें, these resources need various useful purposes। फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पे जो बिल्डिंग्स है, रोडवेज है, हमारा रेलवेज है, शिपवेज है, all these who made this? Human beings। So all these are categorized under a human resources। Each resources fall under into more than one categories। हम अब देखते हैं क्या चीज है। फॉरेस्ट कैन बी क्लासिफाई एज, हमने ये देखा है कुछ रिसोर्सेज, ये नहीं कि वो पर्टिकुलरली उसी रिसोर्स वो ही उसी में पाए जाएंगे, डिफरेंट कैटेगराइजेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फॉरेस्ट का, फॉरेस्ट कैन बी क्लासिफाई एज बायोटिक, रिन्यूएबल, लोकलाइज एंड एक्चुअल रिसोर्सेज। फॉरेस्ट तीनों चीज में आएगा। फॉरेस्ट बायोटिक भी होगा क्योंकि लिविंग है, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ये सब किस में आएंगे? बायोटिक में आएंगे। रिन्यूएबल भी है, अगर फॉरेस्ट है कट जाते हैं तो वो फिर से रिन्यू हो जाते हैं। जैसे फॉरेस्ट है, ट्रीज है, उनको एक बार कट गए तो ऐसा नहीं कि वो कट गए तो अब वो आएंगे ही नहीं, नो, दे कैन रिन्यू इट। सो जो फॉरेस्ट है वो बायोटिक भी है, रिन्यूएबल भी है, लोकलाइज्ड भी है कि एक स्पेसिफिक लोकेशन में मिलेंगे। जैसे आपने देखा होगा डिफरेंट फॉरेस्ट एरियाज होते हैं, जैसे अगर हम नॉर्थ ईस्ट में बात करें या अगर हम मध्य प्रदेश साइड, वहाँ बहुत सारे फॉरेस्ट है। मध्य प्रदेश तो जाना ही जाता है ट्रीज, फॉरेस्ट, नेशनल पार्क्स के लिए। फिर अगर एक्चुअल रिसोर्सेज, तो फॉरेस्ट एक टर्म जो तीनों रिसोर्सेज में आएगा, ठीक है। वैसे ही पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम हम जानते हैं आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा उसमें है, वो बायोटिक में भी आएगा, नॉन रिन्यूएबल में भी आएगा, एक्चुअल में भी आएगा, लोकलाइज रिसोर्सेज में भी आएगा। तो ये सारे हमने कैटेगराइजेशन पढ़े थे रिसोर्सेज के, जिसमें हमने देखा था नेचुरल रिसोर्स थे, नेचुरल रिसोर्स के भी अलग अलग कैटेगराइजेशन है, ह्यूमन रिसोर्स जो ह्यूमंस ने बनाए हैं अपने लिए, ठीक है। फिर इतने इंपॉर्टेंट हमारे रिसोर्सेज है हमारे लिए,
So we have to conserve it for our future generation. If we utilize all by ourselves, that it does not be available for our future generation. So it is important that we have to conserve all these precious resources for our future generation. So that's why our future generation can get the benefit from it. अब हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए अगर हमें ये चाहिए तो हमें इसका कंजर्वेशन करना, इट इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. सो हाउ वी कंजर्व इट? Resources are necessary for any development activity. Of course, if we want to develop our economy, if we want to be developed a nation, so we want resources. Without resources, there is no country who can be developed without resources. If resources are there, then they can develop. Overutilization of resources and irrigational consumption may lead to environmental and socio-economic problems. अगर हम ओवर यूटिलाइजेशन कर देते हैं उन चीज़ों का तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी. जैसे मैंने बताया कि आगे की जनरेशन के लिए हमारे लिए वो अवेलेबल नहीं होंगे. To overcome these problems, resources conservation at different level is important. So conservation of resources is necessary if we want it for our future. Gandhi ji was very voicing his concern about resource conservation. गांधी जी इसके बारे में बहुत बोला करते थे कि हमें अपने लिए ही नहीं सोचना, हमें आगे की पूरे वर्ल्ड के बारे में सोचना है कि हम अगर एक्सप्लॉइट कर दे रहे हैं तो आगे के लिए वो अवेलेबल नहीं होगा. सो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ नेसेसरी दैट दीज रिसोर्सेज कैन बी सेव, यूटिलाइज judiciary and conserve it for future generation. As I already told, we can use these resources, but we know कि हमें कितना यूज करना है. ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज का नहीं हो. इट शुड बी रियलाइज दैट इन ऑल द लाइफ सपोर्टिंग रिसोर्सेज आर इट फॉर देयर फ्यूचर जनरेशन. So the topic is sustainable development. Sustainable economic development implies that development should take place without damaging the environment and develop in the present should not compromise the needs of future generation. मतलब ऐसी डेवलपमेंट जो आज हम कर रहे हैं वो हमारी फ्यूचर जनरेशन पे इफेक्ट ना डाले. हमें आगे फ्यूचर को देखते हुए ऐसी डेवलपमेंट करनी है ताकि वो हमारी आज की और आगे की फ्यूचर जनरेशन को कॉम्प्रोमाइज ना करे. वो होती है हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट. Then we talk about deforestation. Over mining, overfishing are some of the main reason for the depletion of resources and to get the environment damage. As we know कि हमें ये सारी चीज़ें नहीं करनी है जिसमें हमारे डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, बहुत ज़्यादा माइनिंग, ये सारी चीज़ें ना हो ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो सेफ रह पाए. तो ये सारी चीज़ें हमारे फर्स्ट चैप्टर में थी. So I hope this first chapter is clear. Then we will meet you in the next chapter. Hope you revise this chapter very well. Thank you.